जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिशन ऑन फायर। तो कल ही हम परेड ग्राउंड यानी 4 तारीख को अपने उत्तराखंड के समस्त एक्स एसोसिएशन के माध्यम से भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपने गए थे, जिसमें मजिस्ट्रेट ऑफिस में हमने भी उत्तराखंड की तरफ से अपना OROP और 6 पे कमीशन 7th पे कमीशन की विसंगतियों संबंधी ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सभी वो पॉइंट हैं जो भारत के अन्य और कोनों से भी सभी जगह से आ रहे हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है अपने अपने काम में। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक YouTube चैनल भी बना रखा है, हिल अवेयरनेस एंड कल्चर, जिस पर मैं ये सारे वीडियोज अपलोड करता हूं। और आप लोगों की मेहरबानी से इस बार कुछ कमेंट्स आए, पहले कोई कमेंट्स आते नहीं थे। तो जुगत सिंह एक नाम है किसी सुनने वालों का, तो उन्होंने कमेंट्स किया था, धन्यवाद आपका। बोलो फिटमेंट फैक्टर ऑर्डनरी, इन्होंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर सही नहीं है, पीएमआर को लाभान्वित करें। पीएमआर के बारे में बात नहीं करते, आप जी करते हैं, अवश्य करते हैं। 15 साल मिनिमम सर्विस पार करने के बाद भी जवानों को पीएमआर VRS करके OROP का लाभ न देने की जो पॉलिसी है, मैं उसका विरोध करता हूं। जबकि ऑफिसर्स ने अपने ने 15 से 20 साल के बीच रिटायर होने पर एक सेवरेंस पैकेज मांगा था, उदार पैकेज, जो उदार सेवा पैकेज, उसे भारत सरकार ने कैंसिल किया था। अपने लिए तो रिकमेंड रखते हैं, लेकिन जो नौकरी करके मिनिमम नौकरी पार करता है उसके लिए बंदिश लगाते हैं, उन्होंने क्लियर किया था। और इसमें एक पॉइंट और आया था कि ऑर्डनरी, जो आपने भी कहा था और तेजपाल जी का भी है, कि ऑर्डनरी कोई कभी भी आए पेंशन जाने के बाद उसे उसका लाभ मिलना चाहिए। ट्रेडमैन से भी ऑर्डनरी आते हैं, ऑर्डनरी नायब सूबेदार, ऑर्डनरी सूबेदार मेजर। मैं खुद ऑर्डनरी सूबेदार मेजर कह के अपना परिचय देता हूं, तो मुझे भी कुछ नहीं मिला। पक्का पार्ट ऑर्डर होता है, बधाई पत्र भी आता है सेंट्रल कमांडेंट का, मिलता कुछ नहीं, खाली पीठ तबतबाई जाती है। ये दीपावली में हमारे साथ आइए, पटाखे फोड़िए और भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद बोलिए और चले जाइए, देना कुछ नहीं है। तो इसके बाद और यही हरि बापू का भी पॉइंट था। थॉमस केडी जी कहते हैं गवर्नमेंट सुस्त होती है तो उसको जगाने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए, ले रहे। और मिशन कामयाब रहे और 11 तारीख को फिर से दिल्ली जा रहे हैं। और उन सभी भाइयों का तहे दिल से सम्मान, शुक्रगुजार, प्रणाम करते हैं जो उतने दिनों से वहां पर डटे हैं। हम लोग बीच में जाते हैं, फिर आ जाते हैं, कई काम होते हैं, लेकिन अभी हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और उत्तराखंड की तरफ से अपना ज्ञापन लेकर के रक्षा मंत्रालय भारत सरकार तक जाएंगे। आप लोगों की दुआ साथ रहे और आप लोगों का साथ अच्छा रहे। अली हसन जी कहते कि मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। यस, आपने फैक्ट की बात की, कहते हैं यस जरूर। थॉमस केडी जी भी कहते हैं यस, फैक्ट की बात होनी चाहिए। और जय महाकाल जी कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छा जी। और किम्बोई लोहजेम नाम से ये ईस्टर्न एरिया के लगते हैं, नॉर्थ ईस्ट के। प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से आपके साथ हैं और होना चाहिए। नौकरी कर रहे होंगे आप फौज में शायद, और फौज में भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से साथ दे सकते हैं। परोक्ष जो उन्हें परेशानी है, उसी का फल हम भोग रहे हैं। वो वृक्ष की तरह है जहां उत्पादन होता है और हम बीज की तरह है और हम भी परेशान हैं। तो सुचिता सिंह जी कहते हैं कि प्रमोशन फिक्सेशन पॉलिसी सही होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी। और सोनी सिंह जी बोलते हैं अग्निवीर की तरह है, ऑफिसर्स की भी एंट्री हो। सर, ऑफिसर्स की एंट्री अग्निवीर तो नहीं, लेकिन SS कमीशन पहले से है, OTA में ट्रेनिंग करते हैं, 14 साल मैक्सिमम होती है। यदि वो ऐसी क्वालिफाई नहीं करते, परमानेंट सर्विस नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी पॉलिसी सबके लिए हो ना हो वो बात की बातें हैं। लेकिन अग्निवीर के संबंध में एक बात बता दूं, अग्निवीर यदि 25 की वैकेंसी है, 100 भर्ती पक्का करते हैं। 75 को 4 साल के लिए रोजगार तब भी मिलता है, 25 उसमें से क्वालिफाई कर जाएंगे। पूर्ण समर्थन तो नहीं, लेकिन सोचिए कि पॉलिसी आई किस लिए और उसके क्या फायदे हैं। लक्ष्मण देव जी कहते हैं कि बेस्ट विशेष फॉर यू, पेंशन और POR के लिए कामना करते हैं। ठीक है, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि POR होता ही नहीं है, थोपा गया 6 पे कमीशन का। अफसर्स, JCOs और जवान होता है, जवानों में भी OR, अफसर JCO OR में भी 2 कैटेगरी है। NCO इज ओनली हवलदार और बाकी OR एक्चुअल परिभाषा में सिपाही और नायक होते हैं। इसलिए इसे परिभाषित ही गलत किया गया है, इसलिए यहां पर आपका ग्रेट लो हुआ था। यही तो कह रहा था मैं वीडियो में। अरविंद शर्मा जी कहते हैं भारत सरकार
खबर ले, नहीं तो आंदोलन चलेगा। हाँ, होना चाहिए। आंदोलन का मकसद सरकार को बदनाम करना नहीं, किसी और एजेंसी की तरह, किसी और संस्थाओं की तरह सड़क पर आ जाना, बॉर्डर जाम कर देना, ये मकसद नहीं है। शाहीन बाग घेर देना, इस तरह का आंदोलन से जोड़ के ना देखें इसे। ये आंदोलन का मतलब है कि भारत सरकार एक कमेटी तय करे, भारत सरकार अपने नुमाइंदे तय करे, जो एक्स मैनों से बात करे, उन सभी पॉइंटों पर विचार करे जो हम रख रहे हैं, तो आंदोलन, और हमें आश्वासन दे कि इसे इतने समय के अधीन सुलझा लिया गया, कितनी मांग हम आपके मानने को तैयार हैं, कितनी नहीं, तो तब कॉम्प्रोमाइज और आंदोलन समाप्ति की बात हो सकती है। आरबी सिंह जी कहते हैं, आरबी सिंह जी, मैं आपके लिए स्पेशल कमेंट्स ये लेके आया हूं। आपने पहला कमेंट किया था कि अफसर की बराबरी आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप ऑफिसर से या सिविल ऑफिसर से, थैंक यू, या आप एसएस कमीशन से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। मैं बता देता हूं, एसएस कमीशन से जो रिटायर होते हैं, हमारा ग्रेड इतना लो रखा है कि सिविल एजेंसियों की सारी सिक्योरिटी एजेंसियां आपने पकड़ी हुई है, सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स आप हैं। फौज में तो मारा ही मारा आपने हमें, सिविल के लाभ भी नहीं रखा। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो स्थिति की है। यहां पर आकर के हमें अपनी ग्रेड की वैल्यू की नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि हमारी जगह पर आप बैठ गए, हमारे रैंक को, हमारे ग्रेड को नीचे उठा के, तो आप पेमेंट 4 तक गए हैं ऊपर, याद नहीं है। अब जब आपने कहा है कि 3 कैटेगरियां होते, वेरी गुड, क्लास 1, 2 एंड 3। क्लास 1 इज ऑफिसर, क्लास 2 इज जीएसयू एंड अदर रैंक्स, क्लास 3 ओके। आपको क्लास 1 छोड़ दीजिए, अपनी जगह रहे, हमने आपकी जगह आने की बात नहीं की, हमने रेसो की बात करी कि जो हमारा कैटेगरीज है, जो ग्रेड हमारा है, जो हमारा बनता है राइट्स, उसे नीचे क्यों फेंका, और जो बनता है वो दिया क्यों नहीं गया। मैं आपको बता देता हूं, क्लास 2 ग्रेड में जो ऑफिसर्स आते हैं, एसओ सेक्शन ऑफिसर्स, डिफेंस सिविलियन, बड़े बड़े फॉर्मेशन और आर्मी हेडक्वार्टर में होते हैं, और ये 4800 के ग्रेड में होते हैं। हमारा केवल एक रैंक सूबेदार मेजर साहब वहां पर है, नायब सूबेदार और सूबेदार, वो भी गजेटेड क्लास 2 हैं, वो 6 और 7 से शुरू होते हैं। ये बात कहना चाह रहा था मैं इसमें। और इनके समकक्ष अधिकारियों की बात की जाए तो बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं साहब, और सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं, हेडमास्टर होते हैं हाई स्कूल के, और तहसीलदार साहब भी होते हैं इसमें। इस प्रकार के लोग भी गजेटेड क्लास 2 हैं, जिन सबका ग्रेड 4800 है, तो गजेटेड नायब सूबेदार साहब का ग्रेड 4200, जिसके आधार पर उनका लेवल 6 क्यों है। क्वेश्चन ये था, ये नहीं था कि आपकी बराबरी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा आंसर यह है कि MACP हमें दी गई, क्योंकि रैंक फिक्सेशन फिक्स है, सबकी प्रमोशन नहीं हो सकती। बदले में ऑफिसर्स को रैंक दिए गए 3, 6, 13। तो जिनकी 20 साल मिनिमम सर्विस है, उनका तीसरा रैंक 13 में दे देते हैं, और जिनकी सर्विस मात्र 15 साल है मिनिमम, उनको तीसरी एसीपी 24 में देते हैं। इसलिए 24 जो इंडेक्स दिखाने के हैं, जो इंक्रीजमेंट है, वो है किसके लिए? क्या कोई सैनिक वहां पहुंचता है? क्या सिपाही की नौकरी 24 साल होती है? तो अगर ये फॉर्मूला पेंशन इंडेक्शन, पेंशन फिक्सेशन पॉलिसी का कोई आधार ही नहीं है, एमएसीपी उसे दूर कर सकती थी, लेकिन उसका पीरियड बहुत ज्यादा रखा, 4, 8, 12 होता, तो मिनिमम इंडेक्स तक हौलदार जी जो नौकरी करते कम से कम वो पहुंच जाते, सिपाही भी कुछ इंडेक्स लेके जाता, तो सबकी एक अच्छी पेंशन, अच्छी पे बनती, जिसका 50% पेंशन होती। मैं ये कह रहा हूं ताकि जो 2016 के बाद रिटायर है उसकी पेंशन सबसे ज्यादा होने चाहिए थी, उसके बाद वाले उन पर सेट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं ओआरपी। कहीं पर किसी को माइनस दिखा रहे हैं, किसी को डैश दिखा रहे हैं, किसी को प्लस दिखा रहे हैं। 2014 वाले हौलदार जी ज्यादा, 2016 में जो 2 साल बाद रिटायर, उनकी कम। ऐसा सिर्फ आर्मी में है, जो पहले रिटायर होता है, जो बाद में रिटायर, उसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कहा था। तो आइंदा मैं आपके कमेंट्स का फिर से धन्यवाद देता हूं, कुछ और कमेंट्स डालें आपने, तो ताकि परिस्थिति साफ हो जाए और सुनने वालों को भी लगे कि मैं कह के आ रहा हूं। तो त्रिनाथ शर्मा जी कहते हैं, ऑल कमीशन प्रोटेक्ट ऑफिसर्स, यस, सबने उनको प्रोटेक्ट किया। उन्होंने यही कहा कि आप हमें खुश कर दो, बाकी को तो पीवीआर को तो हम देख लेंगे। पीवीआर कह रहे हैं आप हमें, मैं इस परिभाषा का सख्त विरोधी हूं, कोई पीवीआर नहीं होता है, अफसर जेसीओ एनसीओ जवान होते हैं फौज में। जीत सिंह रमोला जी कहते हैं
ये उत्तराखंड से हैं, रोमला नाम से। डटे रहो जब तक हल न निकले। बिल्कुल जी, डटे रहेंगे और आपका सहयोग भी होना चाहिए। और डटने में साथ हैं हम लोग। 11 तारीख को फिर से दिल्ली जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी आए। तो विनोद खत्री जी कहते हैं पूरे मसौदे का हल निकलना चाहिए, केवल जंतर मंतर पर जाकर ने सरकार को मसौदा सौंपना चाहिए। जी सौंपना चाहिए, मैं पहले ही कह चुका हूं। 4 तारीख को ही हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून के मार्फत भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं और उसकी कॉपी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कार्यालय तक जाएगी। राज बहादुर पांडे जी कहते हैं कि हॉनरी एसएम के बारे में आपने कहा नहीं। मैं हर ऑनरी, तेजपाल जी ने भी कहा, हर ऑर्डनरी की बात कर रहा हूं। जवान भी ऑर्डनरी जाते हैं, जीएसओ भी जाते हैं, मैं खुद ऑर्डनरी हूं। सबको मिलना चाहिए, बार बार कह रहा हूं। और इन्हीं लोगों में बीआरएस पॉलिसी के बारे में लोग बात करते हैं। मैं बीआरएस का दोबारा बता देता हूं। बीआरएस पहले तो हमारी परिभाषा में फौज में होता ही नहीं है, कम से कम वो मिनिमम सर्विस पार कर चुका होता है। रेखा वर्मा जी कहती हैं आप किसी की वाइफ हो या यदि माफ करना वीर नारी या किसी अन्य श्रेणी में आती हूं, तो आपने कहा कि फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए, जी देना चाहिए। फैक्टर से पहले ग्रेड पर ध्यान देना चाहिए था 6 पे कमीशन में। जब ग्रेड कम हो गए तब फैक्टर की बात आती है 7th में। जब पहले ग्रेड कम फिर फैक्टर कम, तो नीचे ही तो जाओगे आप, न फैक्टर ऊपर न ग्रेड ऊपर, तो इसलिए ऊपर नहीं आ सके। एमएसपी इक्वल होनी चाहिए आपने कहा। डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर्स की तरह उसका रेशो होना चाहिए। मैं वही तो बात कर रहा हूं कि जब पेंशन फिक्सेशन सही होगी, जब हमारी वेल पेंशन होगी, तो उस हिसाब से डिसेबिलिटीज कई प्रकार के होते हैं। आम हालत की डिसेबिलिटी, वार की डिसेबिलिटीज, तो उस हिसाब से उसका परसेंटेज लगती है। मान लिया जाए सिपाही की बेसिक 20,000 होनी चाहिए और 15 ही है, 15 का 100% भी लेंगे तो 15,000 हुई। अगर 20 हो जाती है, 20% का 100% होगी तो 20 होगी ना, बढ़ेंगे आप ऊपर। इसलिए परसेंटेज ऑफिसर्स की तरह होने से पहले यह बताएं कि एक जवान की बेसिक पेंशन होनी क्या चाहिए, उसका फिक्सेशन क्या है, नायक का क्या है, हवलदार का क्या है। कहां इंडेक्स लेते हैं हम अपना, इंक्रीजमेंट जुड़ते ही कहां एमएलसीपी पॉलिसी हमारी 8, 16, 24 है। जब तक 24 साल में हवलदार जी या तो घर आ जाते हैं या सूबेदार साहब के स्केल को पार कर देते हैं। 44,900 है जो आज की डेट में, उससे भी ऊपर चले जाते हैं। आप वहां पर एसीपी 35,400 वाली देते हैं। बेनिफिट कहां पर हो रहा है, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब 31,400 का बेनिफिट लेते हैं मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनने पर बेसिक में। उनके 1/3 पर अगर हम आते हैं तो उसी रेशे में क्या 1/3 उनका पेंशन बढ़ रही है क्या, 10,000 बढ़ रहे हैं वहां पर। यदि बढ़ते तो आपको पेंशन अच्छी मिलती, डिसेबिलिटी की उतना परसेंटेज अवश्य मिलता है। यस, आपकी बात का समर्थन करता हूं, पर उससे पहले जो बेसिक खराबी है उसे दूर किया जाए। तो सभी सवालों के अभी जवाब दिए, सभी कमेंट्स करने वालों के आंसर नहीं दे सकता, बहुत सारे कमेंट्स है, धन्यवाद। अगली बार फिर जो मिले जुले पॉइंट थे उनमें कुछ का नाम लिया गया, कुछ नया पॉइंट आएगा तो उसका भी उत्तर दिया जाएगा। तो बने रहें, लगे रहें मिशन में सहयोग के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।